बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मुख्तसर हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे के एशिया कप के फ़ाइनल के लिए जो क्वालिफ़ाई किया है। पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद और फ़ाइनल में पहुंचने के बाद भारत को पाकिस्तान से शिकस्त का डर क्यों सताने लगा है, इस ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो सुपर 4 में मैच था वो सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर गया था, क्योंकि इस मैच में जो भी टीम कामयाबी हासिल करती उसने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना था। अब बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद जो एक इम्पैक्ट आ रहा था या जो एक इम्प्रेशन लिया जा रहा था कि मैच के सेकंड इनिंग्स में ड्यू होती है, ऑस पड़ना शुरू होती है, तो सेकंड जो बैटिंग है वो आसान हो जाती है और सेकंड बॉलिंग में जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए बॉल पर ग्रिप करना वो मुश्किल हो जाता है। तो इसी सोच के साथ बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी, लेकिन पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा नहीं था। पहले 10 ओवर में पाकिस्तान ने कोई 47-48 रन बनाए और आधी टीम पाकिस्तान की जो है वो पवेलियन लौट चुकी थी। और इस मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 100 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन बहरहाल नीचे हारिस ने अच्छी बैटिंग की, हारिस के बाद नवाज़ ने अच्छी बैटिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बैटिंग की, हारिस रऊफ़ ने भी अच्छी बैटिंग की और साथ में जो फ़हीम अशरफ है उन्होंने भी अच्छा जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान का जो टारगेट है वो 136 रन तक पहुंचा। जब बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया तो पहले ओवर में उनकी विकेट गिरी। उनके जो ओपनर हैं इमोन, उन्हें शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बॉलिंग का निशाना बनाया और फिर उसके बाद जब बांग्लादेश के 10 ओवर मुकम्मल हुए तो आलमोस्ट जो पाकिस्तान की पोजीशन थी उससे कुछ थोड़ा सा बांग्लादेश ऊपर जा रहा था। यानी पाकिस्तान के पहले 10 ओवर में अगर 47-48 रन थे तो बांग्लादेश के पहले 10 ओवर में 57 रन थे और उनकी भी आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन 10 ओवर तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि बांग्लादेश के लिए ये जो 136 रन का टारगेट है ये हासिल करना, इसको चेस करना आसान नहीं होगा। और फिर वही हुआ कि छोटा टारगेट था, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश को जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद जो फाइनल तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने रसाई हासिल की है, इस डेवलपमेंट के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जितनी नाकामियों से, जितनी पस्ती से पाकिस्तान की टीम उठ के ऊपर आई है और फाइनल तक क्वालिफाई किया है और 2 शिकस्तों का भारत से मज़ा चखने के बाद अब प्रेशर जो है वो फाइनल में वो पाकिस्तान पे नहीं होगा, क्योंकि भारत फेवरेट है। भारत ने 2 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त दी है, तो भारत की बॉडी लैंग्वेज और पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो फाइनल में उसमें फ़र्क होगा। भारत अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा होगा और पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने जज्बे के साथ पाकिस्तान की टीम ये फाइनल खेल रही होगी और पाकिस्तान भारत को फाइनल में शिकस्त देगा। ये एनालिसिस किए जा रहे हैं ये जो आखिरी 2 मैचेस में, क्योंकि लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो देखते हैं इतवार के रोज़ फाइनल है, कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। हमारी नेक तमन्नाएं तो पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इस क्रिकेट को लेकर नाज़रीन, माजी में हमने ये देखा है और आपने भी देखा है कि क्रिकेट को हमेशा डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया गया। पाक भारत ताल्लुकात में जब भी क्राइसिस आए, जब भी हालात ख़राब हुए, क्रिकेट ने दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी लाई है, उनमें ब्रेक थ्रू दिया है और दोनों ममालिक की हुकूमतें और अवाम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, मिले हैं, मोहब्बत बढ़ी है। अब भारत के जो साबिक वज़ीर ख़ारजा है शशि थरूर, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है खेल में सियासत को अलग रखना चाहिए। और उन्होंने मिसाल पेश की कि जब 1999 में कारगिल का वाक़या पेश आया, भारतीय फ़ौजी मर रहे थे, उस दौरान भी पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जारी थी। बरतानिया में वर्ल्ड कप जारी था, खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे थे, हाथ भी मिला रहे थे, तो ये कारगिल से बड़ा इश्यू तो नहीं था। तो खेल में सियासत को जो है वो नहीं लाना चाहिए। खेल के अंदर जो खेल का जज्बा है उसी जज्बे के साथ ये खेलना चाहिए। वैसे नाज़रीन, कराची की एक अदालत ने एक भारतीय जासूस हैं, उन्हें 114 साल की जो है वो कैद की सज़ा और जुर्माना सुनाया है। और उस जासूस से मुतल्लिक़ कराची की जो ATC अदालत है उसमें ये हक़ाइक़ बताए गए हैं कि 1999 में ये जो शख्स था, भारतीय जासूस था, जो कि गुजरात में रिक्शा चलाता था, जालसाजी के ज़रिए
जालसाजी के ज़रिए 1979 में पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करके दाखिल हुआ और फिर 2012-2014 में ये फिर भारत गया और पाकिस्तान के पासपोर्ट भी, पाकिस्तान की नेशनैलिटी के जो दस्तावेज़ात हैं, इसने जालसाजी से जो है वो बनवा रखी थी। अब नाज़रीन आते हैं जो प्रोग्राम की ख़बरें हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जस्टिस जहांगीरी साहब की। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट को कर्ज किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट पे जो लान तान की जा रही थी, और ये मैं कह नहीं रहा, ये मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना और देखा है। सोशल मीडिया पे एक पूरा तूफ़ान, बल्कि तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था। अब ये हुआ है कि जो अपील है, जो जुडिशल वर्क से जहांगीरी साहब को रोका गया है, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 29 सितंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है, उसमें जहांगीरी साहब की जो अपील है जुडिशल वर्क से उनको रोकने की, उस अपील को फिक्स कर दिया गया है, यानी अगले हफ्ते पीर के दिन। और इसमें दूसरी डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी जस्टिस जहांगीरी साहब के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में अलग से अपनी पिटीशन दायर कर दी है। अब जो 5 रुकनी बेंच बना है, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हैं। यानी जो सीनियर जजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जो नॉमिनेट हुए हैं, जो नामज़द हैं, उनमें सीनियर जजेस को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। लेकिन अब तक नाज़रीन इस केस में जो तारिक जहांगीरी साहब हैं, उनकी तरफ से सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही, मतलब लॉयर के तौर पे मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तौर पे उनकी तरफ से कोर्ट में दलाइल क्यों कौन देगा, किसी वकील की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के लिए हासिल नहीं की गई हैं। हाई कोर्ट के लिए उन्होंने वकील किया है, लेकिन यहाँ पे किसी वकील की खिदमात हासिल नहीं की गई। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, उसका महज काम इतना होता है कि वो जो दरख्वास्त होती है, जो आपकी अपील होती है, उसको ड्राफ्ट करके उसके रिक्वायरमेंट, उसके तकाजे, उसके साथ जो सर्टिफिकेट, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, मुकम्मल करके आपकी पिटीशन फाइल कर देता है। लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा आर्गू नहीं करते। हाँ, अगर क्लाइंट कहे तो वो आर्गू भी करते हैं, लेकिन मोस्टली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिर्फ केस फाइलिंग के लिए होता है। केस आर्गू करने के लिए अलग से वकील की जो है वो खिदमात हासिल की जाती हैं। तो ताहाल अपने जहांगीरी साहब ने किसी वकील की खिदमात हासिल नहीं की हैं। तो ये अच्छी खबर है कि उनकी अपील 29 सितंबर को लगी है। लेकिन आज इसमें बैड एलिमेंट ये आ रहा है कि जो जुडिशल वर्क से रोका गया है, उससे मुतल्लिक नाज़रीन कुछ अहम ज़राए से ये पता चला है कि जहांगीरी साहब का मामला, जिस पर कहा जाता है कि आर्टिकल 209 के तहत जो मुतल्लिका फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, काउंसिल देखती है किसी जज के कंडक्ट की। क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि जज साहब को जुडिशल वर्क से क्यों रोक दिया गया, ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का डोमेन और अख्तियार था। इस पर नाज़रीन बड़े बावसूख ज़राए से पता चला है, क्योंकि जज साहब का जो बतौर जज कंडक्ट था, उसको चैलेंज नहीं किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जज बनने से पहले का जो कंडक्ट है, जो उनकी डिग्री है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और उसमें 2 ऑफेंस हैं। 2 ऑफेंस मुबैना तौर पे हो सकते हैं। अगर ये डिग्री वाला मामला ये सब्सटेंशिएट हो जाता है, कराची यूनिवर्सिटी इस पर फाइनल अगर वर्डिक्ट दे देती है, तो इससे 2 ऑफेंस बनेंगे। क्या बनेंगे? उसमें बावसूख ज़राए का कहना है कि एक तो यह है कि डिग्री आपकी जाली, ये आपका जुर्म हो गया। दूसरा ये है कि आपने फौजदारी की है, जालसाजी की है, उसका केस फौजदारी मुकदमा अलग से बनेगा। अब जहांगीरी साहब कल जब सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए, उनकी तरफ से वहाँ पे कसम उठाई गई, हल्फ नहीं उठाया गया। हल्फ देना एक और होता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि मेरी डिग्री जाली है, मैंने इम्तिहान खुद दिया है। तो देखते हैं 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे टेकअप करती है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, जो जजेस ट्रांसफ़र केस का तफसीली फ़ैसला जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, वो 55 सफ़ात का जो फ़ैसला है, जो कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब ने तहरीर किया है, वो फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है। आपको याद है कि 5-2 के तनासब से ये फ़ैसला जारी किया गया था। अब इस ऑर्डर में नाज़रीन, जो 5 जज साहबान का चीफ जस्टिस को जो ख़त था, उस ख़त के बाद जब ये ट्रांसफरिंग जजेस का मामला, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था। अब वो ख़त हो गया, और फिर जब ट्रांसफ़र का मामला चीफ जस्टिस के सामने आया, तो उस पर जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का फ़ैसला था, वो फ़ैसला भी सामने आ गया है। अब मैं ये सारी डिटेल जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, इनकी तफसीलात, ये मंदरजात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये 5-2 से फ़ैसला आया था, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया था कि जजेस का ट्रांसफ़र जो है, उसका तरीक़ाकार दुरुस्त अडॉप्ट नहीं किया गया।
तो इस अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 200 जो है उस सदर मुमलिकत को ट्रांसफ़र का अख्तियार देता है, लेकिन इस ट्रांसफ़र का अख्तियार जो कि सदर साहब को तफवीज़ आईने पाकिस्तान करता है, इसमें सेफ्टी इक़दामात भी रखे गए हैं, यानी सेफ्टी वॉल्स भी रखे गए हैं कि मुस्तक़बिल में या कभी भी अगर इस अख्तियार का गलत इस्तेमाल हो तो उस गलत इस्तेमाल को रोकना कैसे है, उसकी रुकावटें, उसके इक़दामात भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 200 जो है वो किसी दूसरे आर्टिकल पर इन्हिसार नहीं करता। ये आज़ाद अपना एक आर्टिकल है जिसमें सदर जो है एक जज को दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करता है, लेकिन रजामंदी के बगैर। ये ट्रांसफ़र करने से पहले जज की रजामंदी ली जाती है, रजामंदी के बगैर ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और फैसले में कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 200 इसके तहत जो ट्रांसफ़र होता है वो नई तकर्री नहीं होती। जो वकला की तरफ से मौक़िफ़ लिया गया कि आर्टिकल 200 को 175A से मिला के पढ़ेंगे और 175A जो है वो नई तैनातियों से मुतल्लिक है, तो यहाँ पे नई तकर्री नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी जो जज है जो ऑफिस होल्ड कर चुका है, जो एक हाई कोर्ट में अपनी ज़िम्मेदारियाँ इंसाफ की फरहमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर रहा है, उसका एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। और फैसले में कहा गया है कि तशरीह का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अल्फाज हैं उनको मुकम्मल मौसर जो इफ़ेक्ट है वो दिया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है तो आप उसमें कुछ शामिल नहीं कर सकते, अगर किसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन मुबम है तो आप उसकी तशरीह कर सकते हैं। फैसले में कहा गया है कि जो ट्रांसफ़र होता है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, वो अबूरी भी हो सकता है, मुस्तकिल भी हो सकता है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र मुस्तकिल है या फिर अबूरी है, दोनों सूरतों में जो नोटिफिकेशन जज का जारी होगा उसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसलिए अक्सरती फैसले में कहा गया है कि हमने ये ट्रांसफ़र मुस्तकिल है या बुरी है, ये मामला दोबारा से सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। फैसले में कहा गया है कि ट्रांसफ़र का अख्तियार गलत इस्तेमाल ना हो, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ्टी मैयर रखे गए हैं, जिसके तहत पहले जज की कंसेंट लेना, जज की कंसेंट लेने के बाद जिस हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफ़र होना है, उन दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत करना और आखिरी मशावरत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की जाती है। तो इस सारे प्रोसेस में जो जज को ट्रांसफ़र किया गया है, किसी जगह पे इस ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जजेस को एक हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने के प्रोसेस पे ना किसी हाई कोर्ट में पाँच हाई कोर्ट्स, 4 हाई कोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व थी, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहीं एतराज़ जो है वो नहीं उठाया गया। अब नाज़रीन, इस फैसले में जो जस्टिस याहिया फरीद साहब का जो नोट था, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र के मामले पर ख़त लिखा था। अब याहिया फरीद साहब का ट्रांसफ़र पे मामले पर जो नोट है वो इस फैसले के ज़रिए मंजर आम पे आया है, जिसमें यह कहा गया है, इस ट्रांसफ़र को खैर मकदम किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वफाक के तमाम यूनिट से ट्रांसफ़र पे जज लाए जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो वफाक की नुमाइंदगी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस अक्सरियती फ़ैसले में इंडियन कोर्ट्स की मिसालें भी दी गई हैं, जहाँ पर बग़ैर रजामंदी से एक जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पर यकसा जो जजेस की सीनियरिटी है उसका पूल भी बनाया गया है, यानी वहाँ पे जजेस की यूनिफॉर्म जो है वो सीनियरिटी होती है तमाम हाई कोर्ट्स में। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि जो एतराज़ था कि ये ट्रांसफ़र जो है वो आर्जी है या मुस्तकिल है, तो इस पर मामला जो है वो हम सदर पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं। और जहाँ तक सीनियरिटी का इशू है, सीनियरिटी के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन खामोश है। तो जज चूँकि अपने नए ऑफिस में दाखिल नहीं हो रहा है और पहले से वो ऑलरेडी अपना हलफ भी ले चुका है और जज के ऑफिस में आ भी चुका है, तो लिहाजा ये कहना कि ये आर्जी होगा और फिर उसको वापस जाना पड़ेगा, तो ये भी दलाइल जो हैं इस फैसले में नहीं माने गए। और फिर इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ख़त का भी जिक्र किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के भी दलाइल दिए गए कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था, वकला की तरफ से कहा गया। 26वें आईनी तरमीम का भी जिक्र किया गया। तो इस फैसले में कहा गया है कि जो जजेस की जानिब से 6 जजेस की जानिब से लिखा गया जो ख़त था, वो ख़त अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 100 मोटो केस में पेंडिंग पड़ा है और 26वें आईनी तरमीम का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो लिहाजा इससे मुतल्लिक हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते क्योंकि वो केसेस ऑलरेडी ज़ेर इल्तवा हैं। और जो दराने दलाइल ये कहा गया कि ये जो ट्रांसफ़र किए गए हैं जजेस, इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश को पूरा किया गया है। तो इस पे
फैसले में, अक्सरियती फैसले में ये कहा गया है कि ये जो इल्ज़ाम चीफ जस्टिस पे लगाया गया कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, चीफ जस्टिस ने एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर काम करते हुए जजेस को ये ट्रांसफ़र किया है एक हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस हवाले से हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हम ये कोई अगर डिक्लेरेशन देंगे तो ये गैर ज़रूरी और अनकॉल ये डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्रांसफ़र है एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पे चीफ जस्टिस काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और ये भी फैसले में कहा गया कि ये इल्ज़ाम लगाना इंतहाई आसान है अनटिल अनलेस जो मौजूदा तरीक़ाकार है उसमें चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत शामिल है, हाई कोर्ट के जजेस के साथ मुशावरत शामिल है, जो मुतलका जज है उसके कंसेंट लेना शामिल है। अनटिल अनलेस जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तरमीम ना हो जाए इस किस्म के इल्ज़ामात तो फिर लगाना इंतहाई आसान होगा जब किसी एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।